अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बीटा डिके एंड इट्स टाइप के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली बीटा डिके होता क्या है। तो जब हम बीटा डिके की बात करते हैं तो एक्चुअली बीटा डिके एक्चुअली एक स्पॉन्टेनियस डिके है जो खुद ब खुद होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से जब कुछ रेडिएशंस खुद ब खुद बाहर निकलती हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस डिके है। तो it is actually the spontaneous decay process in which atomic number of the nucleus is changed by one but the mass number remains same. एक्चुअली होता क्या है कि ये एक स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिके है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर या तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज होते हैं, लाइक प्रोटॉन जो है या तो वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाते हैं या न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं। मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा या कोई न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होगा। तो उस टाइम पर जो रेडिएशंस न्यूक्लियस में से बाहर निकलती हैं उनको बीटा डिके कहा जाता है। और ये एक स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव हैं क्योंकि ये आपके पास खुद ब खुद हो रही होती है न्यूक्लियस के अंदर। अगर न्यूक्लियस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो उसमें से जो निकलती हैं रेडिएशंस एक्चुअली वो हम कैटेगराइज करते हैं कि क्या तो ये अल्फ़ा डिके हैं या तो ये बीटा डिके हैं और या तो ये गामा डिके हैं। तो इन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है और उस टाइम पे वो रेडिएशंस बाहर निकाल रहा है तो एक्चुअली वो बीटा डिके है। तो होता क्या है कि असल में 900 न्यूक्लियाई जो थे जो कि अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। 900 न्यूक्लियाई जो अभी तक डिस्कवर हो गए हैं उनमें से हमारे पास 280 जो न्यूक्लियस हैं वो इस टाइम स्टेबल न्यूक्लियस हैं। तो बाकी इतने सारे जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं उन स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर एक बैलेंस रहता है। ठीक है, जो हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर जो 280 स्टेबल न्यूक्लियस हैं उन सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैलेंस्ड हैं, वो एक ही तादाद के होते हैं। तो जब भी ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो चेंज होता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं और प्रोटॉन कम है तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होगा। और अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं और प्रोटॉन कम है तो वो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होंगे और उस टाइम पे वो रेडिएशंस जो बाहर निकालेंगे उन रेडिएशंस को हम बीटा डिके कहते हैं। क्योंकि एक न्यूक्लियस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है जिसके अंदर या तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है या तो न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए उन प्रोटॉन ने अगर प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएंगे और अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से एक वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस को बाहर निकालेंगे जिनको बीटा डिके कहा जाता है। ये एक्चुअली हमारे पास इट इज़ एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप का बीटा डिके हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे कि अल्फ़ा डिके में पढ़ा था तो हमारे पास एक ही तरह का अल्फ़ा डिके होता है। लेकिन बीटा डिके में इनकी भी दो कैटेगराइज हैं कि हमारे पास किस टाइप का बीटा डिके हो रहा है। या तो ये हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहे हैं या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास डिफरेंट तरह का बीटा डिके होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक्चुअली 3 मोड्स हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो इसमें ये है कि जब भी बीटा डिके होगा तो उसमें एटॉमिक नंबर या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, बट जो मास नंबर है वो सेम रहता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि अगर हीलियम है तो हीलियम के ऊपर जो एटॉमिक नंबर है, जो आपके पास इसका एटॉमिक नंबर है वो होगा 4। लेकिन जो इसका चार्ज नंबर है वो आपके पास होता है 2। तो हम ये बात कहते हैं कि या तो चार्ज नंबर एक ज़्यादा हो जाएगा अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा, या अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा, चार्ज नंबर कम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो ए है, जो एटॉमिक नंबर है एक एलिमेंट का, वो सेम ही रहेगा क्योंकि वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन कम, तो हमारे पास ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि एक्चुअली बीटा डिके एक स्पॉन्टेनियस डिके प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियस का वो चेंज होता है। एटॉमिक नंबर जो हमारे पास ये प्रोटॉन के नंबर हैं वो चेंज होते हैं, या तो वो ज़्यादा हो जाते हैं या वो कम हो जाता है,
एक कम हो जाता है या एक ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो मास नंबर है वो हमारे पास सेम ही रहता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास बीटा डिके जो है वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स हैं बीटा डिके की। तो सबसे पहली जो 3 मोड्स जो बीटा डिके के हैं, उनमें से जो सबसे पहला मोड है वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। मीन्स बीटा जब आपके पास ये कन्वर्जन हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना और एंटी न्यूट्रिनो का बाहर निकलना। अब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे भी देखें तो उन्होंने ये लिखा है द इलेक्ट्रॉन एमिशन। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये नेगेटिव बीटा डिके है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इज सेम एज दैट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, बट इट्स एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो उन्होंने यही बात की है कि जब इसमें क्या है कि हमारे पास कब होता है बीटा नेगेटिव डिके, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा है और वो प्रोटॉन में चेंज हो रही है, और जब वो प्रोटॉन में न्यूट्रॉन चेंज होगा तो उस टाइम पे वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकालेगा। अब है क्या कि अगर आप देखें, ये अगर कोई एक एलिमेंट है, अगर आप इसको देखें तो ये कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है ए, और ये आपके पास 4 नंबर है जो कि है जी। अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये है पेरेंट न्यूक्लियस, ये जो है ये पेरेंट न्यूक्लियस है। अब इसने डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हुआ क्योंकि ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था, ठीक है, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था। अब क्या था कि इसमें जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद जो थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा थी। अब जब इसने डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हुआ तो क्या हुआ कि चूंकि ये हमारे पास था नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा थी, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ तो +1 हो गया, ठीक है, और हमारे पास उस टाइम पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकला और एंटी न्यूट्रिनो। अगर आप इसको और अगर मैं इसको मज़ीद एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आप देखेंगे कि बोरॉन है। अब बोरॉन जो है, अगर आप देखें तो बोरॉन जो है वो आपके पास 5 इसके चार्ज नंबर हैं और आपके पास एटॉमिक नंबर है इसका 12। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है इसमें 5, और अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आप किस तरह निकालते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अगर आपने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आप क्या करते हैं 12 - 5, 12 - 5 आपके पास क्या होगा 6। इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा है क्योंकि प्रोटॉन 5 है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है। जब न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो क्या होगा, न्यूट्रॉन एक कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा है। अब न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। जब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो पी में एक जो पी जो हमारे पास जिसको हम जी कहते हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन नंबर है जी, उसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो एक हमारे पास +1 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये बोरॉन था पेरेंट न्यूक्लियस, जब इसने स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अगर बीटा डिके किया तो क्या हुआ कि ये कार्बन में चेंज हो गया, एक डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो गया जिसमें इसका जो चार्ज नंबर था वो 6 हो गया, मतलब Z+1 हो गया, 6 हो गया। जबकि एटॉमिक नंबर देखें तो दोनों का सेम है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और एक एंटी न्यूट्रिनो। अगर आप यहाँ पे देखें तो बोरॉन चूँकि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था तो इसने इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो रिलीज़ करके अपनी एनर्जी को कम कर लिया, क्योंकि उस इस टाइम पे बोरॉन के पास, जबकि ये एक पेरेंट एटम था, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कन्वर्जन्स हो रही थी, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए कार्बन और इसमें चेंज इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकाले तो उसकी एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी रिलीज़ हुई जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की सूरत में, मतलब बीटा नेगेटिव डिके पार्टिकल की सूरत में, और एंटी न्यूट्रिनो की सूरत में। अब इन दोनों में एनर्जी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब जो ये दोनों एनर्जीज जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुई इधर, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हमें नहीं पता कि एंटी न्यूट्रिनो में ज़्यादा एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा एनर्जी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास इन दोनों में से किसके पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा गई, या तो दोनों के पास बराबर भी जा सकती है या एक के पास ज़्यादा और एक के पास कम भी जा सकती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एमिशन होती है, बीटा नेगेटिव डिके होता है, और एक्चुअली हमारे पास आइसोबार्स ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आइसोबार क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी अ, जो चार्ज नंबर है वो चेंज होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब देखिए चार्ज नंबर जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये आपके पास आइसोबार्स ही, आइसोबार डॉटर न्यूक्लियस जो है वो ऐसा आइसोबार जो है वो प्रोड्यूस होता है।
तो जो एंटी न्यूट्रिनो होते हैं वो एक्चुअली चार्जलेस होते हैं और मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑर्बिटल रीजन में जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये न्यूक्लियस रीजन का इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस में से बाहर निकलता है। जब कन्वर्जन्स हो रही होती हैं तो न्यूक्लियस में से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है ये। अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप की, सेकंड मोड ऑफ बीटा डिके के बारे में पढ़ने के लिए, जो कि है पॉजिट्रॉन एमिशन, मीन बीटा पॉजिटिव डिके। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें से देख सकते हैं कि इसमें भी मास नंबर जो है वो सेम रहता है पेरेंट न्यूक्लियस का, और जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर या तो बढ़ने की बजाय 1 यूनिट से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पॉजिट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के पॉजिट्रॉन के ऊपर भी होता है। बट साइंस जो है वो ऑपोजिट होते हैं। आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक बहन भाई हैं, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही होता है, लेकिन सिर्फ इनके चार्ज का फ़र्क होता है कि इन पे चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर भी न्यूट्रिनो निकलता है और यहाँ पर भी आइसोबार्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि आइसोबार्स हमारे पास क्या होता है कि जिसमें चार्ज नंबर आपके पास चेंज होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी। ऐसे एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी और न्यूट्रॉन की तादाद कम होगी, ऐसे एलिमेंट क्या करते हैं कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है और उस टाइम पे पॉजिट्रॉन बाहर निकालते हैं और न्यूट्रिनोज बाहर निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाता है कि मैग्नीशियम जो कि 23 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका चार नंबर है 12। तो जब हम 23 में से 12 को बाहर निकालते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 11। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, जो कि चार्ज नंबर है, जो कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो 12 है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 11 है। इसका मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन अपने आप को नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो एक कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के अंदर। तो जब वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि चार्ज नंबर में से एक माइनस हो जाएगा। ऐसे ही प्रोटॉन में से एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, वो माइनस हो जाएगा। और हमारे पास जो है वो एक एलिमेंट और नया एलिमेंट जो है वो डॉटेड न्यूक्लियस की सूरत में बन जाएगा, और जिसका चार नंबर 11 होगा और एटॉमिक नंबर 23 होगा, और उस सूरत पे हमारे पास जो है वो पॉजिट्रॉन बाहर निकलेंगे और न्यूट्रिनोज बाहर निकलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अगर एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका चार नंबर है, तो चार नंबर में एक कमी आएगी और एक पॉजिट्रॉन आपके पास बाहर निकलेगा और एक न्यूट्रिनो जो है वो आपके पास बाहर निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन पॉजिट्रॉन एमिशन द मास नंबर ऑफ डॉटेड न्यूक्लियस इज सेम होगा मास नंबर, बट इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो एक डिक्रीज हो जाएगा। अ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस इज ट्रांसफॉर्म टू न्यूट्रॉन एंड एमिट पॉजिट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो। इसी तरह इन दोनों में भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो एनर्जी ऑब्वियसली बाहर निकली है, जो कि एक नया न्यूक्लियस बनाया है, और उस टाइम पे जो एनर्जी निकली है, अब आपके पास ये न्यूट्रिनो और वो स्टेबिलिटी की तरफ गया है, तो आपके पास जो एनर्जी है या तो वो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये नहीं पता कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा जाएगी। हो सकता है दोनों के पास सेम हो सकता है किसी के पास ज़्यादा हो और किसी के पास कम हो। तो इस तरह से हमारे पास पॉजिट्रॉन एमिशन होती है या बीटा पॉजिटिव डिके होता है। अब हमारे पास तीसरा मॉड ऑफ डिके आ जाता है, जो कि है जी इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है हमारे पास कि जब हम बात करते हैं कि बीटा नेगेटिव डिके हमारे पास होता है, तो हम जिस तरह पीछे पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है, जब न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होते हैं और वो प्रोटॉन में चेंज होते हैं, तो हमारे पास उस टाइम पर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और आपके पास एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं। लेकिन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है उस टाइम पे यहाँ पे टू वेज होते हैं इसके पास वन वे ही होता है कि जब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो तो उसने प्रोटॉन में चेंज होना है, उसने इलेक्ट्रॉन निकालना है और एंटी न्यूट्रिनो निकालना है। लेकिन जब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती है और न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा कम होती है, तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो उसके पास दो वेज होते हैं। पहला वे तो यही होता है कि फर्स्ट वे जो इसका यही होता है कि आपके पास जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और पॉजिट्रॉन और आपके पास न्यूट्रिनो निकालता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं।
लेकिन इसका जो दूसरा वे होता है वो क्या होता है, दूसरा वे ये होता है कि हमारे पास ये जो के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास जो है वो ये पॉजिट्रॉन, मतलब ये जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा तो यहाँ पे एक खाली स्पेस बन जाएगी। जब यहाँ पे एक खाली स्पेस बन जाएगी तो ये क्या करेगा कि जो के शेल में जो करीब शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ कैप्चर कर लेगा, और उस टाइम पे रेडिएशंस जो बाहर निकलेंगी वो भी हमारे पास पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो ही होंगे। अब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक बेरिलियम का एटम है, ठीक है। अब बेरिलियम जो होता है उसके पास क्या होता है कि उसके 7 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है और उसके पास जो चार्ज नंबर है वो 4 होता है। अब हम कहते हैं इसमें जो है वो 4 प्रोटॉन है, अगर हम 4 इसके न्यूट्रॉन निकालें तो वो होगा 7 - 4, तो हमारे पास कितने निकलेंगे इसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सॉरी 3 न्यूट्रॉन। अब इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन कम है। अब क्या है कि अगर यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, न्यूट्रॉन जो है वो 3 हैं और प्रोटॉन जो है वो 4 हैं, अब क्या होगा कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज होगा। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक खाली जगह आ जाएगी, खाली स्पेस आ जाएगी, क्योंकि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, यहाँ पे खाली जगह आ गई, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो है, ये एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन रह जाएगा, जो खाली होल होगा, एक्स्ट्रा प्रोटॉन के शेल से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, सक कर लेगा, ठीक है। जब इसको अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को सक कर लेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएंगे तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। मोर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम के शेल में से मोर प्रोबेबिलिटी है कि वो के शेल में से लेता है, एल में से भी लेता है, एम से एन से भी लेता है, लेकिन के शेल क्योंकि एक नज़दीक तरीन होता है, तो क्या होता है कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो यहाँ पे जो होल रह जाता है वो यहाँ से के शेल से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, उसको प्रोटॉन बनाता है, और हमारे पास जो है उस टाइम पे जो डिके होती है उसको बीटा डिके ही कहते हैं, और उसमें से भी हमारे पास उस टाइम पे जो है वो न्यूट्रिनोज निकलते हैं, और जो है वो हमारे पास जो है वो पॉजिट्रॉन ही निकलता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है, ए और जी। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर कैप्चर कर लिया, Z-1, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो है वो डॉटर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस था उसमें पहले प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा थी, उसने जब न्यूट्रॉन में चेंज हुआ, ये प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में चेंज हुआ तो Z-1 हो गया, क्योंकि इसमें से न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से एक कम हो गया जब वो न्यूट्रॉन में चेंज हुआ, तो Z-1 हो गया और आपके पास न्यूट्रिनो निकल आया, और उस टाइम पे उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कैप्चर कर लिया। थैंक यू।